सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश जानेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। भले ही सबका रास्ता अलग अलग हो, परंतु मंजिल सभी की एक ही होती है। इसी बात का बोध कराने के लिए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो कथा सुनाते थे वह इस प्रकार थी। एक कंबल, चिमटा, तुम्बी और लंगोटी ही महात्मा जी की संपत्ति थी। इसमें सबसे मूल्यवान था कंबल, जो उन्हें किसी भक्त ने दिया था। एक रात चोर आया और महात्मा का कंबल चुरा ले गया। दूसरे दिन जब उनके अनुयायी आश्रम में एकत्र हुए तो उन्होंने महात्मा को दुखी पाया। पता चला कि उनका कंबल चोरी हो गया, चुरा लिया गया है। शिष्यों ने दूसरा कंबल लाकर देने की बात कही, लेकिन महात्मा ने सबको मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि वह कंबल कौन ले गया है, कहां कब मिलेगा, ये सब कुछ हमें पता है। शिष्यों ने समझा कि महाराज जी त्रिकालदर्शी हैं, अतः उन्होंने कंबल और चोर का पता लगा लिया होगा। उन लोगों ने महात्मा से प्रार्थना की कि चोर के बारे में बता दें, ताकि उसे कंबल सहित पकड़कर लाया जा सके। महात्मा का कंबल चुराना जघन्य अपराध है। कंबल बरामद करने के अतिरिक्त चोर को उचित दंड भी मिलना चाहिए। तभी महात्मा जी उठ खड़े हुए और एक ओर भागने लगे। लोगों ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। वह बोले कि चोर को पकड़ने जा रहा हूं। लोगों ने पूछा कि क्या आपको उसका स्थान ठिकाना पता है, मालूम है, जो उसे पकड़ने जा रहे हैं आप? महात्मा जी ने कहा, हाँ, तुम सब भी मेरे पीछे पीछे चले आओ। महात्मा जी अपने चेलों के समूह सहित एक मरघट पर जाकर रुक गए। वह वहीं धुनी रमाकर बैठ गए। चेलों ने प्रश्न किया कि क्या चोर यही है? महात्मा ने उत्तर दिया कि एक ना एक दिन वह यहीं आएगा, सारी दुनिया यहीं आती है। यह सबकी मंजिल है, उनकी भी जिनके पास कंबल है और जिनके पास कंबल नहीं है, उनकी भी जिनका कंबल चोरी चला गया है और उसकी भी जिसने कंबल चुराया है। सभी शिष्य भली प्रकार उस बात का मर्म, उस बात का अर्थ समझ चुके थे कि मंजिल सबकी एक ही होती है। सबकी मंजिल एक होती है। राजा, जोगी, चोर, फकीर, गरीब, अमीर, सबकी मंजिल एक ही है। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, सब लोग जानते हैं आपके शरीर का प्रत्येक अंग कोशिकाओं से बना है और उन सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आपके फेफड़े श्वसन तंत्र का मुख्य हिस्सा होते हैं, जो आपको सांस लेने में मदद करते हैं। फेफड़े स्पंजी हवा से भरे अंगों की एक जोड़ी होती है। अंगों की एक जोड़ी होती है जो छाती, चेस्ट के दोनों ओर स्थित है। आपको जीवित रहने के लिए फेफड़ों का सेहतमंद रहना और ठीक तरह से काम करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन वायु प्रदूषण, धूम्रपान, हानिकारक रसायनों, धूल, मिट्टी और लगातार ठंडी शुष्क हवाओं के कारण आपके फेफड़े में टॉक्सिस जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फेफड़ों में भारीपन, जकड़न और सूजन भी महसूस हो सकते हैं और गंभीर बीमारी जैसे कैंसर के भी होने का खतरा बना रहता है। इन दिनों बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल और अनहेल्थी खान पान के कारण इंसान का शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है।
प्रदूषण और खराब वातावरण के कारण लोग फेफड़ों की समस्या से परेशान रहते हैं। हवा में फैले प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर हमारे फेफड़ों पर ही पड़ता है, जिस कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। दरअसल दरअसल आजकल ज्यादातर लोग फेफड़ों से बीमारियों से परेशान हैं। फेफड़े अस्वस्थ होने से सांस से जुड़ी कई तरह की गंभीर बीमारियां जैसे अस्थमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस, सिस्टिक और निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए समय समय पर फेफड़ों की गंदगी को बाहर निकालना आवश्यक होता है। अगर आपके फेफड़े में भी गंदगी जमा है और आप उसे साफ समय पर उस समस्या से परेशान है, तो आपको समय समय पर उसे साफ करना हो। तो आज हम आपको दोस्तों फेफड़ों को डिटॉक्स करने के लिए कुछ नियम व घरेलू उपाय आप लोगों से शेयर करेंगे। घरेलू उपाय जिसे अपना करके आप फेफड़ों को डिटॉक्स कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें जान लेते हैं दोस्तों, ये फेफड़े हमारे जो परेशान होते हैं, जो बीमार होते हैं, इसमें कचड़े जमते कैसे? क्या खाने से कचड़े जमते हैं? क्या हमें नहीं खाना है? क्या हमें खाना चाहिए? उसके पहले आपको जानना होगा कि ये आपके किस रोग से संबंधित है। जो फेफड़ा है किस रोग से संबंधित है, इसके लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। जैसे दोस्तों आप जानते हैं आपके शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है और आपके ही शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। वात, पित्त, कफ दोष, ये 3 दोष और ये 5 तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपके शरीर के 5 पोषक तत्व जो पाए जाते हैं इसमें भी कमी आती तो भी आपका शरीर बीमार होता है। अगर ये पांचों तत्वों का बैलेंस बनाकर हम रहेंगे तो दोस्तों हमारा शरीर कभी बीमार नहीं होगा। और ये आपके शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, जब भी इन 3 दोष में कोई कमी आती है तो भी आपका शरीर बीमार होता है। जैसे दोस्तों आपके शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं। और ये जो फेफड़े की बीमारी संबंधित है ये आपके शरीर के कफ दोष से है। कफ दोष, अब ये कफ दोष क्या होता है और कफ रोग के लक्षण क्या है ये भी हम जान लेते हैं। और ये जान लीजिए कफ दोष आपके शरीर में कब से कब तक रहता है। वैसे तो दोस्तों ये कफ दोष आपके शरीर में मरते दम तक रहता है, लेकिन जो इसकी प्रवृत्ति होती है सबसे ज्यादा होती है बाल्यावस्था में। जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 14 साल के बीच जब हम होते हैं, इस बाल्यावस्था में हम कफ प्रवृत्ति में होते हैं। इस समय हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कफ बनता है, यानी जब बच्चे होते हैं। तो दोस्तों अगर आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आप वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा आपका परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा करें, ना कि हम उनके साथ खिलवाड़ करें। लेकिन आज के समय में सब लोग बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, हम लोग बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, हम लोग खुद बच्चों के साथ खिलवाड़। बच्चों को नहीं पता होता है इस उम्र में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अभी आप बाहर के निकल के जाइए, मार्केट में जाइए, आप देखते हैं 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा माँ की गोद में है और माता क्या कह रही है, शाम के समय टहलने निकले हैं पूरे परिवार के साथ। चाहे ठंडी का सीजन हो, चाहे गर्मी का सीजन हो, अक्सर पेरेंट्स दोस्तों उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहे हैं, उन्हें आइसक्रीम खिला रहे हैं, उन्हें बाहर की कोई ऐसी ठंडी वस्तु दे रहे हैं खाने के लिए। अब हम इस समय बच्चा हमारा कफ प्रवृत्ति में है, यानी 0 से 14 साल के बीच में उसके अंदर वैसे भी बहुत ज्यादा कफ बनता है, ऊपर से कफ बनाने वाली हम चीजें उसे खिला रहे हैं, फ्रिज का पानी पिला रहे हैं, तो उसे मौत के मुंह में डाल रहे हैं। अब वो क्या होगा, उसको दोस्तों कफ से संबंधित जितनी बीमारियां होंगी सारी बीमारियां होंगी, तो आप खुद उसे ढकेल रहे हैं। तो हर एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि कफ बनाने वाली जितनी भी चीजें हम बच्चों को ना दें। खास करके बच्चों को कुछ नहीं पता है, और अगर हम दे रहे हैं तो दोस्तों उसे हम मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। और यही कफ जब उसके शरीर में ज्यादा बनने लगेगा तो कितनी तरह की बीमारियां होंगी, चलिए उसे भी जान लेते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि आप खुद खिला के उसे मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। तो कफ रोग के लक्षण क्या है आप ये जान लीजिए। कफ रोग के लक्षण है दोस्तों बार बार सर्दी,
खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफिलिया, नज़ला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु का भय, हार्ट अटैक के लक्षण, श्वास फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पर पेशाब करना, शरीर मुंह से बदबू आना, लीवर किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, फुजा, कान का बहना, शरीर का फूल जाना, गर्भ नली का चोक लेना, कमजोर अंडाणु आदि सारे कफ रोग के लक्षण हैं। तो आप समझ गए कितनी बीमारी आप उसे दे रहे हैं अगर शाम के समय। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को अभी मना कर दीजिए। अगर आप 13 से 14 साल के बीच में वीडियो सुन रहे हैं तो दोस्तों कोई भी वक्त, ठंडी वक्त हमें नहीं खाना चाहिए, खासकर सूर्य डूबने के बाद हमें ये सब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जबकि पार्टी चलती है, पूरी पार्टी में हम पूरी रात एंजॉय करते हैं, ठंडी से ठंडी चीजें खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और ऐसा पानी पीते हैं जैसे बर्फ टाइप में जमा है। तो दोस्तों जब हम मौत को खुद बुलावा दे रहे हैं, हम बीमारी को खुद बुला रहे हैं, तो मेरा शरीर बीमार नहीं होगा। हम लोग, हमारे जैसे बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, फिर भी लोग खाते। दोस्तों अगर आप इन बातों से विश्वास नहीं है तो कुछ आप भी अध्ययन करिए, उठाइए आयुर्वेद शास्त्र और पढ़ लीजिए प्रकृति के क्या नियम है, खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। ऋतुचर्या के हिसाब से अगर हम ऋतुचर्या के हिसाब से अपनी दिनचर्या रखें ना दोस्तों, कभी हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। अगर प्रकृति के नियमों के हिसाब से हम अपना खान पान रखें, अपना खाना खाने का, पानी पीने का नियम फॉलो कर लें, कोई बीमारी ही नहीं। तो दोस्तों आप समझ गए कफ रोग के क्या क्या लक्षण है। अब हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें। अगर इन चीजों को आप खा रहे हैं तो दोस्तों इस बीमारी से आपको कोई नहीं बचा सकता है। और ये सारी जाके कहाँ जमा होंगे, कहाँ जमा होंगे, ये जाके आपके हृदय में जमा होंगे, अगर फेफड़ों में जमा होंगे। और जब फेफड़ों में जमा होते हैं और ये निकल नहीं पाता है तो दोस्तों क्या होता है, तो तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे टीबी हो गया, दमा हो गया, अस्थमा, आप जान ही रहे हैं जितनी बीमारी है। तो आप इससे बचिए, ठंडी चीजें हटाइए, अपने फेफड़ों को आप डिटॉक्स करिए। तो डिटॉक्स करने का भी आपको कुछ घरेलू उपाय बताएंगे जिसे आप अपना के कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप जान लीजिए कफ का स्थान कहाँ है। जैसे आप तो समझ गए कफ प्रवृत्ति आपके शरीर में कब होती है, जन्म से 14 साल तक, जब आप बाल्यावस्था में होते हैं। और इसका एक स्थान भी फिक्स है, शरीर में कफ का स्थान फिक्स है, पित्त का स्थान फिक्स है और वात का स्थान, तीनों का स्थान फिक्स है। कहाँ कहाँ दोस्तों, हृदय के ऊपर सिर तक आपके कफ रोग का स्थान होता है, कफ का स्थान होता है। और हृदय से नाभ के बीच का जो स्थान है ये पित्त रोग है, ये पित्त का स्थान होता है। और नाभ से नीचे के भाग में दोस्तों वात रोग का स्थान है, शरीर का ये वात रोग का स्थान है। तो फिक्स है, आप समझ गए कफ रोग कहाँ पे पाया जाता है। और आप देखते हैं खांसी आती है, गले में जुकाम होता है, सब नाक से, सब सीने, हृदय से लेकर के पूरे सर तक ही होता है। तो दोस्तों आप समझ जाइए तो क्या क्या नहीं खाना है। अब हम ये जान लेते हैं, कोई भी ठंडी चीज हमें नहीं लेना है। सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु हमें नहीं लेना है। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ जैसे ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, आइसक्रीम, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना हमने बता दिया, सूर्य डूबने के बाद तो बिल्कुल नहीं लीजिए। अगर इसे आप ना ही ले तो अच्छा है, ना ही ले अच्छा। अब ये कई तरीके से हमें नुकसान पहुंचाता है। जैसे दोस्तों आपका कोल्ड ड्रिंक्स किससे बनता है, पानी है, चीनी है और इसमें विष डाला गया है और आर्टिफिशियल कलर डाला गया है, ऊपर से प्लास्टिक की बोतल में रखा जाता है और दिन रात धूप में पड़ा रहता है। तो प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ पानी किस तरह से नुकसान करता शायद आप जान गए होंगे। दोस्तों प्लास्टिक कैंसर कारक तत्व है। आज कैंसर जो एक महामारी का रूप लेता जा रहा है, लोगों की यही लाइफ स्टाइल, लोग बाहर का पानी पीना, बोतल का पानी पीना बहुत सुरक्षित समझते हैं, जबकि वो सुरक्षित नहीं है। आपके घर का नॉर्मल पानी सबसे अच्छा है, यही आप पीजिए दोस्तों, फिल्टर करने की कोई जरूरत नहीं। अगर नीचे से पानी आ रहा, आपका समरसेबल बहुत नीचे से किया गया है तो कोई जरूरत नहीं, सबसे अच्छा पानी है ऐसे ही नेचुरली। तो दोस्तों आप कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेंगे, इसके बहुत सारे नुकसान हैं।
बहुत सारे, खासकर दिन बैठने के बाद आप अपने बच्चों को ना दीजिए और खुद नहीं लेना है। और क्या आपके फेफड़ों में गंदगी कचरे को जमा करता है, वो है धूम्रपान, स्मोकिंग। धूम्रपान स्मोकिंग आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। और दोस्तों नॉर्मल पानी से स्नान करिए, नॉर्मल पानी से स्नान करिए, ना तो गर्म पानी से और ना तो बहुत ठंडे पानी से। आप तुरंत समरसेबल चलाइए फिर नॉर्मल पानी से, नहीं तो नल का पानी चला करके तुरंत आप स्नान करिए। और जब मौसम बदलने लगे, इस मौसम बदलते हुए में थोड़ी सी सावधानी आप बरतना पड़ेगा, कुछ सावधानी बरतना पड़ेगा। नहीं तो जब मौसम चेंज होता है तो मौसम के चढ़ाव उतार से भी आपको सर्दी जुकाम बुखार लग सकते हैं। इस समय आपको सावधानी बरतनी होगी। अब आपको क्या नहीं खाना है, आप तो समझ गए दोस्तों, आपको क्या खाना है ये आप समझ लीजिए। क्या नहीं खाना आप समझ गए। आपको कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, खास करके सूर्य डूबने के बाद। वैसे हमें इसे हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। क्या लेना है, तली भुनी चीजों का कम से कम आप प्रयोग करें, तली भुनी चीज भी मत लीजिए दोस्तों। जितनी भी तली भुनी चीजें होती है गरिष्ठ होती हैं और जल्दी से जब पचती नहीं तो एसिडिटी बनती है, तो भी आपको नुकसान करता है। तो दोस्तों हरी साग सब्जी आप खूब खाइए, ताजे फल लीजिए, बीन्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेना है, यही आप खाइए, नेचुरल चीजें। आपको सात्विक भोजन करना है। आपका भोजन 70% क्या होना चाहिए, सजीव होना चाहिए। 20% आपका पेट हमेशा खाली होना चाहिए। 10% ही निर्जीव। निर्जीव वस्तु कौन सा है, जितनी भी नेचुरल चीजों से फिर मशीनों द्वारा बनाई गई है तो नेचुरल चीजें, लेकिन इसे मशीनों द्वारा बनाई गई या फिर के साथ प्रोसीजर किया गया है, जैसे छाना भुना गया, वो चीजें आपको नहीं खाना है। रोज आपको क्या करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन। आपको नाड़ी शोधन के लिए, फेफड़ों की सफाई के लिए आपको डेली मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक 30 कदमों से करना है और ये योगा करना है जिसे हम कहते हैं नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन योगा ये फेफड़ों की सफाई कर देता है। एक नाक से सांस लेना है, एक नाक से सांस को छोड़ना है, फिर इस नाक से सांस लेना है, अगली नाक से छोड़ना है। इसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। इस योगा को कितनी देर करना है, रोज 20 से 25 मिनट। अगर रोज आप 20 से 25 मिनट करते हैं दोस्तों, आपके फेफड़ों की डिटॉक्स हो जाएगा, सफाई हो जाएगी। इस योगा को जरूर आप करना है और वहीं पे बैठ के कुछ और योगा करिए। रोज आपको सूर्य की धूप में आधे घंटे जरूर बैठना। सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इससे आपके शरीर से हड्डी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, ना तो आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कभी कमी होगी, जिससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो सूर्य की धूप में हमेशा बैठना है। खाना हमें हमेशा ताजा खाना है, खाना हमें हमेशा ताजा खाना है। फ्रिज में रखा हुआ खाना हमें कभी नहीं खाना है। भारत देश के लिए फ्रिज है ही नहीं। फ्रिज आज से अभी से अपने घर से निकाल लीजिए। आपके घर में फ्रिज का कोई रोल ही नहीं दोस्तों, क्योंकि हम खाना ताजा खाते हैं, सब्जियां ताजी लाके बना के खाते हैं। पानी हमें नॉर्मल पीना है, रूम टेम्परेचर के हिसाब से पीना है, तो फ्रिज की क्या जरूरत है। फ्रिज आज से अभी से हटा लीजिए, बल्कि जो 20 से 25 हजार आप फ्रिज में लगा रहे हैं, इसका कहीं और उपयोग करके सही ढंग से उस पैसे का उपयोग करिए। और दोस्तों सोते समय आप जब सोने जाइए, सीजन कोई भी हो, गर्मी है तो नॉर्मल तेल ऐसे लगाइए अपने पैर के तालू में। अगर दोस्तों ठंडी का सीजन है तो हाथ पैर गुनगुना पानी से धुल लीजिए। धुलने के बाद आप थोड़ा सा तेल को, सरसों का तेल लगाना, शुद्ध अपने घर का, ये किसी कंपनी का नहीं लेना है। सारी कंपनियों के तेल में मिलावट है, कितना भी वो कहें, किससे भी एडवर्टाइजमेंट करा दे, कभी विश्वास मत करना। आप सरसों खरीद लाइए, उसी का तेल निकलवाइए, उसी तेल का आप प्रयोग करिए, खाने में भी लगाने में भी। शुद्ध सरसों का तेल सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया तेल है दोस्तों। तो उसी तेल को हल्का सा गुनगुना करके सोते समय आप अपने पैर के तालू में जरूर लगाएंगे। सर्दी जुकाम सब चीजों से बचा के रखेगा। अब दोस्तों कुछ आपको उपचार करने, डिटॉक्स करने के लिए सबसे पहला आपको स्टीम पानी, मतलब स्टीम थेरेपी अपनाना है। जैसे पानी की भाप लेना है, चाहे आपको जुकाम बुखार हो या ना हो, महीने में 2 दिन 3 दिन इसके आप जरूर पालन करिए। तो स्टीम कैसे करना है, स्टीम थेरेपी करने के लिए आपको लेना है, एक किसी भी भगोने में आप ले लीजिए या किसी चायदानी में आप लेना है आधा लीटर पानी या 1 लीटर पानी लीजिए। उस पानी में 8 से 10 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, आधा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए,
आधा चम्मच अजवाइन डाल के, और उस पानी को जब भाप खुद निकलने लगे तो आपको नाक से भाप लेना है। भाप करना, भाप लेना कैसे है आप जान ही रहे हैं, तो इसे आप कर सकते हैं। इससे आपके जो फेफड़े में गंदगी उसकी सफाई हो जाएगी, फेफड़े में कहीं सूजन है, कफ है, बलगम है, उससे आपको आराम मिलेगा। अगर आप दमा के पेशेंट हैं तो भी इस थेरेपी को अपना करके उससे आप राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थेरेपी स्वस्थ आदमी का कर सकता है, सर्दी जुकाम बुखार जिसको है वो भी अपना सकता है। इस थेरेपी को जरूर अपनाइए। और दोस्तों अगला जो आपको करना है, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों का आप, अगर आपको सर्दी ज्यादा आ रही है, कफ ज्यादा आ रहा है, जुकाम हो गया है, तो दोस्तों इस प्रक्रिया को अपना करके अपने फेफड़ों की आप सफाई करिए। नहीं हुआ तो भी इसको आप काढ़ा महीने में या हफ्ते में 1-2 बार पी सकते हैं, महीने में 2-3 बार, हफ्ते में 1 आध बार इसे पी करके सुबह शाम पी लीजिए। आपकी सफाई होगी, फेफड़ों की सुरक्षा होगी, फेफड़ों में कहीं कचरे है जमा है वो भी हो जाए। और डेली अपने डाइट में संतरा नींबू, संतरा, अंगूर, जो खट्टी चीजें हैं, आंवला, इसे अपने डाइट में आप जरूर शामिल करिए। ये जो हरी साग सब्जी है ना, ये बहुत अच्छी है। ये डिटॉक्स कर देती है, आपके शरीर को भी डिटॉक्स कर देती है, आपके बॉडी को डिटॉक्स कर देगी, फेफड़े को भी डिटॉक्स कर देगी। तो दोस्तों आपको क्या लेना है, पानी लेना है 1 कप, उसमें 6 से 7 तुलसी की पत्ती डालना है, काली मिर्च 3 से 4 दाना लेना है, अदरक 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा लेना है, पीपल, पीपल आती है दोस्तों, 2 टुकड़ा पीपल लेना है, 2 लौंग लेना है। इन सबको लेने के बाद आप क्या करेंगे, 1 कप पानी में रख दीजिए, उबल जाए। जब ये उबल जाए, आधा कप पानी रह जाए, ये आपका काढ़ा बनकर तैयार हो गया। अब इसी काढ़े में आप चाहें तो आधा नींबू भी डाल सकते हैं, इस काढ़े में आप आधा नींबू भी डाल सकते हैं। बस इसी को आपको सुबह शाम आप पी लेंगे, फेफड़े को डिटॉक्स कर देगा, फेफड़े में जो सारे कफ जमे वो निकल जाएगा। और जो अगर दमा के पेशेंट हैं दोस्तों, इसे आप कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसमें भी आपको फायदा होगा। अब दोस्तों आज हम आपको एक सलाद बताएंगे। ये जो सलाद है ना, ये आपकी बॉडी को भी डिटॉक्स कर देगा, आपकी फेफड़ों को भी डिटॉक्स कर देगा, जो चीजें इसमें है। तो इस सलाद को आप रोज अपने डाइट में आप शामिल कर लीजिए। फेफड़े से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। सलाद में क्या होगा, गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम लेना है, प्याज आपको लेना है 50 ग्राम, अदरक का टुकड़ा लेना है 3 से 4 इंच का 1, लहसुन लेना है 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, अजवाइन का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग, काला नमक स्वादानुसार, काली मिर्च 2 चुटकी। ये डाल करके आप सलाद को काटिए एक प्लेट पे, और ये सारा सलाद आपका रेडी हो गया। अब इस सलाद को आपको दिन भर में कभी भी खा सकते हैं। एक आदमी को सलाद कितना खाना चाहिए, आपका जितना वेट है, आपके वेट का 5%। जैसे आप 50 किलो के हैं तो 250 ग्राम, आप 60 किलो के हैं तो 300 ग्राम सलाद आप डेली लीजिए। ये सलाद आपको कैसे खाना है, इसके सलाद खाने के रूल्स हैं दोस्तों। सलाद आपको खाते समय नहीं लेना है, खाने के साथ आपको सलाद नहीं खाना है। अगर आप खाने के साथ सलाद खा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। सलाद को जब खाना है, इसे अकेले ही खाना है। सलाद खाने के नियम है, सलाद खाने के 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी ये आपको पूर्ण रूप से इसके फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों इस सलाद को आप डेली अपने डाइट में शामिल करिए, आपका पाचन तंत्र और फेफड़ा दोनों मजबूत रहेगा। और रात में सोते समय एक प्रक्रिया करना है, जिससे फेफड़े की सुरक्षा होगी, आपके शरीर की सुरक्षा होगी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। क्या है दोस्तों, लेना है 1 गिलास दूध, लेकिन ये पैकेट का दूध नहीं चाहिए, किसी भी कंपनी का हो, पैकेट का नहीं चाहिए। दूध आपके घर का होना चाहिए, दूध घर का होना चाहिए। अगर इसमें गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान हो गया। तो गाय का दूध 1 गिलास लेना है, और उसमें डालना है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। हल्दी के पाउडर दोस्तों बहुत ही अच्छी औषधि है, आपके किचन की एक औषधि का बाप है। इसे सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिशाली, जितना भी नाम दिया जाए कम है। दोस्तों हल्दी में एक करक्यूमिन टाइप का तत्व पाया जाता है, करक्यूमिन टाइप का तत्व पाया जो कैंसर जैसी सेल्स को मार सकता है। यानी कि आपको अगर हल्दी वाला दूध ले रहे हैं तो दोस्तों आपको कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाएगा। हल्दी एक एंटीबायोटिक है, हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, हल्दी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे इसमें तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों हल्दी वाला दूध आपको लेना है। तो आप समझ गए, 1 गिलास दूध लेना है,
अब उसी में आधा चम्मच हल्दी डालना है और आधा चम्मच इसमें दालचीनी का पाउडर। दालचीनी दोस्तों दो टाइप की आपको मार्केट मिलती है, दो टाइप की दालचीनी। पहली दालचीनी होती है एक ऐसे लकड़ी नुमा होती है, उसे मत लेना है। दालचीनी पाइप वाली लेना, गोल से होगी, अंदर होल होता है। पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है। आप दुकानदार से कहेंगे कि हमें पाइप वाली दालचीनी चाहिए, तो उसका आप घर पे पाउडर बना लीजिए। अब उस पाउडर को कितना लेना, आधा चम्मच। दोनों डाल करके आपको क्या करना है, उबाल लेना है। दूध को खूब अच्छी तरह से उबाल लेना है। उबालने के बाद रात में सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है। और दूध पीने के बाद आपको एक घूंट पानी भी, मुंह में कुछ नहीं जाएगा, जरा से भी पानी नहीं जाएगा कि आप सोचें गिलास को खंगाल के हम पी लें, नहीं पीना है। एक घूंट पानी नहीं जाना है। और इसे पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना भी है, तुरंत नहीं सोना है। फिर से ध्यान दीजिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है और इसे पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। इसको बहुत ही फायदे हैं। इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपके फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा। और दोस्तों दालचीनी जो है ये आपके शरीर से कैल्शियम की कमी को पूरा कर देगा। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है उसकी पूर्ति कर देगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ऐसे बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है, बहुत सारे। तो दोस्तों इस दूध को आप रात में प्रयोग करिए। तो 2-3 प्रक्रिया हमने बनाया, वो काढ़ा आप पीजिए, सलाद खाइए और रात में सोते समय हल्दी वाला दूध पीना है। भाप का स्टीम थेरेपी अपनाना है, यानी भाप से आपको सेकना है। और अनुलोम विलोम, इतनी प्रक्रिया अपना करके आप पाचन अपने फेफड़े को डिटॉक्स कर सकते हैं, फेफड़े की सुरक्षा कर सकते हैं। फेफड़े से संबंधित जो भी बीमारी से आप दूर कर सकते हैं।